कर्मचारियों को सम्मानित करने वाले इस मंच पर विराजमान प्रबुद्धगण, इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक समिति, सामने बैठे हुए अभिभावकगण, युवा साथियों और इसके अलावा यहाँ पे सामने बैठी नारी शक्ति, आज बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है और मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो महात्मा फूले साहब और डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बहुत पढ़ा है और कई सारे मंचों पे इन पर बात रखने का मुझे अवसर भी मिला है एक रिसोर्स पर्सन के रूप में। तो सबसे तो पहले मैं आयोजक समिति को बड़ा धन्यवाद सा ज्ञापित करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा दिन चुना है और इन महात्माओं से हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने समाज की संरचनाओं से हमें परिचित करवाया है, हमें इनको पढ़ना चाहिए। सच्चा अर्पण और सच्चा अनुसरण होगा। मैं आपको सबसे पहली सलाह तो ये दूंगा सभी को, युवाओं को खासकर, कि आप पढ़िए। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी काम से जयपुर गया था, तो रास्ते में मैं तो क्या जनरली जब भी कहीं से जाता हूँ गाड़ी से तो एक दो किताबें मेरे पास होती है। मैं वेटिंग फॉर वीजा पढ़ रहा था, बाबा साहब की आत्मकथा है, बहुत छोटी किताब है, 34-35 पेज भी है उसमें, और मैं बड़े तल्लीनता से पढ़ रहा था। ब्यावर किशनगढ़ तक आते आते मैंने उस किताब को पूरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो मेरे ड्राइवर मुझे पूछता है, सर ऐसा क्या है इसमें, आपने अभी तक चाय भी नहीं पी, गाड़ी भी नहीं रुकी। मैंने कहा इतना कुछ है कि अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो अपना तो जीवन सफल ही है, साथ में हम कई और लोगों का भी जीवन सफल कर सकते हैं। छोटी सी किताब है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए, मतलब एक महीने में एक किताब ला के पढ़िए उसको। मैं मेरी पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 वर्ग दिख रहे हैं, एक चयनित, एक स्टूडेंट और एक अभिभावक। मैं तीनों से 3 बात करके समय की महत्ता को समझते हुए मेरी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं अभिभावकों से बात करूंगा। किसी भी समाज की पहचान उसके युवाओं से, उसके नागरिकों से होती है। व्यक्ति समाज से नहीं जाना जाता, समाज व्यक्ति से जाना जाता है। इसलिए मैं अभिभावकों से कहूंगा कि अपने बच्चों पे खूब इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने खर्चों की कटौती कर दीजिए, आप अपने नशे पत्ते की कटौती कर दीजिए, आप कुछ और चीजें बेच दीजिए, मगर बच्चों को पढ़ाई से वंचित मत करना। अगर ये पिछड़ गए ना तो यहाँ पे इस मंच पे आके कितने भी हम भाषण देते हैं, कभी उत्थान नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बात कही थी कि समाज ने हमारे साथ जरूर भेदभाव किया है, असमानता का दर्शन करवाया है, मगर शिक्षा, विद्या और पुस्तकें ये ऐसे तत्व है जिन्होंने हमें हमेशा समानता का आभास करवाया, क्योंकि ज्ञान किसी के बाप की बपूती नहीं, उसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। और जब वो कोलंबिया से लंदन निकले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन होने के बाद, तो वहां से 32 पेटियां भर के पुस्तकें लेके लंदन गए थे। तो आप अभिभावकों को मैं यही कहूंगा कि आप खर्च कीजिए बच्चों के ऊपर। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो 1-2 परीक्षाओं में असफल हो जाता है, तो उन बच्चों को थोड़ा और मोटिवेट कीजिए। आजकल हो क्या रहा है कि हम दूसरे बच्चों से तुलना करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने देखा ऐसे कई बच्चे रोते हुए कई बार हमारे पास आते हैं। फेल होने के बाद उसको सबसे बड़ा डर उसके घर वालों का होता है कि पता नहीं अब किस लेवल से गुजरना पड़ेगा। सबकी बात समान नहीं है, अपवाद भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो बच्चों अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों की तुलना से करके उनको कभी भी मानसिक रूप से प्रताड़ित न करें। इससे बच्चा और तनाव में जाता है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, जिसके कारण वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जितना हो सकता है उसको सपोर्ट कीजिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से सपोर्ट कीजिए आप। दूसरा मैं बात कहूंगा, जो चयनित है या फिर
पदोन्नत हैं उन सब से। देखिए, खुद की नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और खुद की नौकरी लेना कोई समाज का कल्याण भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपके सफल होने के बाद आपने कितने बच्चों का अंगुली पकड़ के आगे ले गए आप। क्योंकि अगर आप अपनी नौकरी के बाद अपना घर वगैरह बना के अपने आप को सेट कर रहे हैं तो ठीक है, आप समाज के व्यक्ति नहीं है, सरकार के व्यक्ति हो गए। समाज के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, मगर ठीक बात बोल रहा हूं कि अगर सेवा में जाने के बाद अगर आप अपने समाज के उस वंचित बच्चे की अंगुली पकड़ के उसको आगे नहीं ले जा रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद करो, कैसे भी मदद करो आप उसको। किसी के पास धन है, उद्योगपति है, पैसा कमा रहा है, तो आर्थिक मदद करो। किसी के पास दिमाग है तो उसका मार्गदर्शन करो। किसी के पास बात करने का तरीका है तो उसके माँ बाप से बात करो। किसी भी तरह से आप की नौकरी लगने के बाद मैं तो कहता हूँ आप खुद भी पढ़िए और आगे प्रोग्रेस करिए, और साथ साथ में अपने समाज के, अपने आसपास रहने वाले उस गरीब वंचित बच्चे को, क्योंकि समाज में आय की विषमता है, हर समाज में है। मैं जब मेरे गांव में मेरी जब नौकरी लगी 2009-10 की बात है, तो मैं एक व्यक्ति था जिसकी नौकरी लगी थी। आज हमारे ढाणी में 17 लड़के हैं, वो डॉक्टर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारे हैं। सभी को उठा के ले आया वहां से, सभी को ले आया। पैसे नहीं थे तो 5 घंटे के लिए उसको पार्ट टाइम जॉब देके पढ़ाया। परीक्षा के समय 8-10 महीने पार्ट टाइम जॉब से मुक्त करके मैंने खाते से 3-3, 4-4 हजार रुपए भेजे। मैंने ये नहीं देखा कि वो बच्चा मेघवाड़ों का है या सुथारों का है या पुरोहितों का है या राजपूतों का है। और है, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे गांव के, अब 30-40 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत पिछड़ा गांव माना जाता था, और आज स्थिति ये है कि आपको हर तीसरे चौथे घर में एक नौकर मिलेगा और 1-2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हुए मिलेंगे। और बहुत तरीके से काम कर रहा हूँ। माँ बाप ने छूट दे रखी है कि अगर मार्केट में मिलता थप्पड़ भी मार सकता है, और बच्चों को बहुत भय भी है इस बात का। तो मैं ये कहना, इसी कारण मैं इस बात को मंच के जरिए कह पा रहा हूँ कि आप भी अपने समाज के इस विकास में योगदान दीजिए, क्योंकि भाषण देना और ग्राउंड पे काम करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मैं यहाँ पे 10 बातें कह के चला जाऊँ, उसका असर सिर्फ 5 मिनट तक रहेगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे काम करूंगा, धरातल पे जाके काम करूंगा, 2 बच्चों को पढ़ा लिया मैंने और वो जिंदगी में सेट होंगे, और 2 को और पढ़ाएंगे तो 4 होंगे, 4 के बाद 16 होते हैं, ये 16 के बाद में 64 होते हैं। ऐसे करते करते हर एक बच्चा एक प्रकार से इस मंच पे आने लायक हो जाता है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ साथ 1-2 बच्चे जो जरूरतमंद है उनको आप आगे बढ़ाइए। मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि मैं यहाँ पे बड़ी संस्था चला रहा हूँ, नीट वगैरह सबकी कर रहा हूँ। आपके समाज का कोई भी बच्चा अगर गरीब है, जिसको लगता है कि उसके पास वाकई में स्थिति खराब है, और आपके समाज की तरफ से मुझे अगर ये बात पहुंचाओगे तो मैं मेरी तरफ से जो कुछ पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा उसमें, और कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप पहुंचा देना बच्चे को, सर इसकी ये स्थिति है वाकई, क्योंकि कई बार बच्चे झूठ बोल जाते हैं, तो हमें कई बार बड़ों से बात करनी पड़ती है कि भाई ये क्या वास्तव में क्या स्थिति है। तो हम उस क्योंकि हमारे पास में यही है, इसके अलावा शिक्षा का दान नहीं कर सकते, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था सरकारी कर्मचारियों से। तीसरा जो वर्ग है यहाँ पे वो स्टूडेंट, विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि आपसे समाज है, आप जैसे कार्य करोगे समाज की आइडेंटिटी वैसे ही सेट होगी। आप बहुत बढ़िया करोगे, जैसा कि भगवान जी ने कहा, कितनी महत्वपूर्ण बात कह के चले गए, बहुत कम बोले बहुत कुछ कह गए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमें सिर्फ हमारी कमियों को ठीक करना है, हमें केवल हम पे काम करना है। अगर आप अपने पे काम करते हैं तो अपने आप ही आप उन सीमाओं को लांघ के इतने आगे चले जाते हैं कि आप अतुलनीय हो जाते हैं, आपकी किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। तो आप स्टूडेंट को मैं ये कहूंगा कि आपको कभी भी अपने आप को कमतर फील नहीं करना है कि ये बेहतर है, ये कमतर है, ये ऊंचा नीचा, कोई कुछ नहीं है। भगवान की व्यवस्थाएं हैं, वो ये है कि सब समान है। आप दम ठोक के पढ़ाई कीजिए, शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, अपने आप को कभी भी इन्फीरियरिटी में ना रखें। जहां कहीं बैठते हैं खुल के बात कीजिए, ज्ञानवर्धक बात कीजिए। जितना अधिक पढ़ोगे उतनी साउंड तरीके से बात अपनी किसी भी जगह पे रख पाओगे। क्योंकि इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्राचीन काल में पहचान पूजा उसकी थी जिसमें
भुजाओं में दम था, तलवार के बल पे काम होता था। मध्यकाल में भी लगभग ऐसा ही था। ब्रिटिश काल तक आते आते जिसके पास धन होता था उसकी पूजा होने लगी, और आजादी के बाद बाबा साहेब की कृपा से आज हम बोल भी पा रहे हैं और यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और जीवन जीने का अधिकार दिया। 1947 से पहले तो साक्षरता की दर भी मेरे हिसाब से 20% के आसपास थी, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज हम अगर खुले मंच पे अगर बात रख पा रहे हैं तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी वर्गों के लिए बात बराबर लागू होती है। आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल में पूजा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की और विद्या की। अगर आज आप सत्ता चाहते हैं तो तलवार और धन से काम नहीं चलेगा। आज आपकी सत्ता आपको तभी मिल सकती है जब आप शिक्षा अर्जित करेंगे। ज्ञान ही वो पावरफुल ताकत है आज की तारीख में जो आपको मंच पे बिठा सकता है, पावर दे सकता है, कलम चलाने की ताकत दे सकता है, डिसीजन लेने की ताकत दे सकता है। आप इस बात को ध्येय मान लीजिए कि शिक्षा ही एकमात्र उपाय है जिससे हमारी मुक्ति संभव है। अब ये अभिभावक वाली जो जनरेशन है ये तो पढ़ नहीं सकती क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन निकाल लिया। जो नौकरी लग गए हैं इन्होंने अपना मोटा मोटा काम कर लिया। अब समाज का ये पूरा दायित्व है आप बच्चों के ऊपर, जिनको समाज को और आगे ले जाना है, इसका नाम और रोशन करना है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं सिलेक्शन में उनको, और शुभकामनाएं देता हूं इन बच्चों को कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और भविष्य में भी आप नौकरी लगें और हम लोग आपको सम्मानित करें, ऐसा आप अवसर हमें दें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी इस मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा मुकाम हमेशा हासिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया। मेरे लाइफ में कोई सेवा हो तो याद करना, मैं बेशक तैयार रहूंगा यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गणपत सिंह जी, राजपुरोहित साहब, आपने बहुत ही कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बात कही। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा साहब ने कहा। आए